सर आपको नमस्कार। नमस्कार प्रताप, नमस्कार। सर आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम कृपा शंकर सरोज है। गांव सुनहिता, तहसील मछली शहर, जौनपुर का निवासी हूं। मैं 89 बैच का आईएएस रहा हूं और विशेष मुख्य सचिव पंजाब सरकार के रूप में मैं काफ़ी समय तक काम किया। जो लोग जानते हैं उनको पता है कि हर एक राज्य में मुख्य सचिव का एक पद होता है। बहुत अच्छा सर, और बहुत अच्छा। मैं विशेष मुख्य सचिव पद पंजाब सरकार पर पहुंचा और आज से सवा साल पहले 31 मार्च 2023 को रिटायर हुआ। चलिए बहुत अच्छा सर, आप मुख्य सचिव के पद तक पहुँचे, ये हमारे सबके लिए, श्रोताओं के लिए गौरव की बात है कि यह एक बहुत बड़ा पद है, एक पढ़ने वालों के लिए सर्वोच्च पद है। तो सर अपने बचपन के बारे में बताएं, अर्थात कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के बारे में आप बताएं। मैं औसत कहूँगा, औसत से अच्छे विद्यार्थियों में मैं अपने आप को मानता रहा। मेरे एक सहपाठी रहे राम बदन सिंह चौहान, जो आजमगढ़ के रहने वाले हैं जी। मुंबई में। वो मेरे सहपाठी थे, तो हम दोनों में साथ खेलते थे और हम दोनों साथ साथ स्कूल में जाया करते थे जी। और वापस भी इकट्ठे आते थे। बस्ता रखकर फिर हम साथ में खेलते भी थे। अच्छा। पर हम दोनों में प्रतिस्पर्धा हुआ करती थी। जी। तो उसका रिजल्ट देखने को मिलता था कि कक्षा 3 की छमाही में अगर मैं प्रथम पूरे क्लास में आ गया तो सालाना में रामबदन सिंह चौहान प्रथम आ गया। फिर चौथी क्लास में फाइनल में मैं प्रथम आ गया, तो अगले उसमें छमाही में आ गया। हम दोनों में प्रतिस्पर्धा बनी रही कक्षा 8 तक। जी जी, बहुत अच्छा। तो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन आप कहाँ किए, उसके बारे में बताएं सर। कक्षा 8 तक मुंबई में मैं रहा जी। और घरेलू परिस्थितियों की वजह से मुझे फिर गांव आना पड़ा, सुनहिता। जी। और यहाँ अपने गांव के हाई स्कूल से मैंने 9वीं से कक्षा पढ़ना आरंभ किया। जी। हाई स्कूल यहाँ से किया और यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पे, आधे घंटे की दूरी पे सर्वोदय इंटर कॉलेज शाहपुर है, वहाँ से मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज पास किया। जी। अच्छा, इसके बाद आप इलाहाबाद गए। इलाहाबाद जो गए तो आप किन साधन से जाते थे, उस समय क्या साधन था? नहीं, वो बड़ा अलग समय था प्रताप, कि हमारे समय में टांगा चला करते थे, घोड़ा वाला। क्या बात है, क्या बात। और सोनहिता एक ऐसी जगह पर स्थिति है कि यहाँ से या तो आप सुजानगंज की तरफ से जाइए तब इलाहाबाद पहुँचेंगे, या दूसरी तरफ से बरई पार मछली शहर होके जाइए तब इलाहाबाद पहुँचेंगे। तो यहाँ कोई साधन नहीं था। जी। हम लोग कई बार टांगा पे बैठ के मछली शहर पहुँचे, फिर वहाँ से बस ली और इलाहाबाद गए। कई बार ट्रकों में पीछे बैठ के चले गए। तो आने जाने का बड़ा संघर्षमय रहा। हाँ, बहुत संघर्षमय रहा। जी 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 जी। सर आप किस क्लास में थे जब आपके मन में आईएएस बनने का विचार आया? कक्षा 9 में मैंने नागरिक शास्त्र को एक वैकल्पिक विषय के रूप में लिया था। जी। और उसमें आपको पता है कि नागरिक शास्त्र में राजनैतिक और प्रशासनिक विषय वस्तुएं पढ़ाई जाती हैं। जी जी। प्रधानमंत्री, पार्लियामेंट, राज्य की विधानसभाएं, गवर्नर, जी। ये तमाम बातें विद्यार्थियों को बताई जाती हैं। जी। तो जिस दिन कलेक्टर की बात पढ़ाई जा रही थी, जिलाधिकारी की शक्तियों के बारे में कि वो क्या क्या उसका रोल होता है, जी। तो मुझे बहुत मैंने उसको बड़ी गंभीरता पूर्वक सुना। अच्छा। और जिस सामाजिक और आर्थिक परिवेश में मैं बड़ा हो रहा था, जी। और जो मेरे मन में था कि नहीं, मैं बड़ा होके अपने समाज की, अपने देश की लोगों की मदद करूंगा और विकास कार्य बहुत सारे करवाऊंगा। जी। तो चाहे वो आवागमन के हो, चाहे शिक्षा में हो, चाहे कई चीज़ें, जिन चीज़ों से मैं खुद संघर्ष कर रहा था, जी जी। कि उसमें कैसे मैं सुधार कर सकूंगा, ये मेरे मन में था। जी। और जब जिलाधिकारी की शक्तियों के बारे में सुना तो उसने मुझे विशेष तौर पे आकृष्ट किया। जी। और मैंने कक्षा 9 में ही सोच लिया था
कि मैं बड़ा होकर जिलाधिकारी बनूंगा। कलेक्टर की शक्तियों के बारे में जिस दिन पढ़ाया जा रहा था उसी दिन तय कर लिया था मैंने, बड़ा होकर कलेक्टर बनूंगा। क्या बात है सर, क्या बात है। बचपन में आपने सपना देखा और आगे चल के उस ख्वाब को पूरा किया। बहुत अच्छा सर। सर अगर आपने बताया था वजीफ़ा के संबंध में, यदि आपको वजीफ़ा न मिलता तो क्या आप पढ़ पाते, आईएएस बन पाते? नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि घर में जो खेत थे उनमें सिंचाई का कोई साधन नहीं था, कोई आमदनी का और साधन नहीं था, तो आगे पढ़ाई का एक ही रास्ता था और सरकारी वजीफा जी जो स्कूल में मिलता। जी अगर वजीफा ना मिला होता जी तो मैं आईएएस बनने की बात ही छोड़ दीजिए प्रताप, मैं तो आगे की पढ़ाई भी नहीं कर सकता था। अरे तो सरकारी वजीफे का बहुत बड़ा स्थान रहा है। जी जी जी। बताइए कितने अभाव में सर, कितने अभाव एवं कितने संघर्ष में आप पढ़ाई किए सर, जो याद करने वाली आप बात बताते हैं उसके बारे में बताएं सर। नहीं प्रताप, आपको बताएं कि इतना पैसा नहीं होता था कि हमारे पास 2 सेट कपड़े भी हो सकें। अरे एक कुर्ता पजामा, एक पुराना पैंट शर्ट में मैंने पूरा इंटरमीडिएट पढ़ लिया। और बताइए। किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था, जी। कॉपी खरीदने के लिए पैसा नहीं होता था। ओ और कई बार साइकिल में कुछ हो गया तो हम पैदल ही चले जाते थे अपने स्कूल। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभाव इतना भयंकर था कि आपको बताया नहीं जा सकता। उन अभाव में भी पर एक इरादा था, उद्देश्य था कि मैंने बड़ा होकर कलेक्टर बनना है, पढ़ना है और अखिल भारतीय स्तर की प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेना है। इसलिए सारा संघर्षों को बड़े सहर्ष पार करते गए। वो याद करने वाली किस तरह से आप धीरे धीरे कर कर के एक बृहद कोष तैयार किया अंग्रेजी का, वो बताएं सर। साइकिल पर किस तरह से पर्ची बना करके आप बता रहे थे। कक्षा 9 में पहली बार जब वजीफा मिला, कुछ 25 रुपये या ऐसे मिलता था, तो हमने चाचा जी से कह के भार्गव डिक्शनरी मिलती है बाजार में, अभी मिलती होगी, अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश, वो मंगवाया और उसमें से जो अच्छे शब्द लगते थे मुझे, उनको निकाल के मैं एक अलग 200 पेज की अपनी कॉपी बनाया था, उसमें लिखता था। और प्रतिदिन 8-10 शब्द याद करना मेरा एक उद्देश्य बन गया था। ये मतलब नशा सा था, एकस्टम्ड कह लीजिए, जैसे भी कह लीजिए, 8-10 शब्द नित्य के प्रति मैंने याद ही करना था। और आप ये समझ लीजिए, जब मैं स्कूल में नहीं होता था तो भार्गव डिक्शनरी मेरे साथ होती थी, बैठे हुए, लेटे हुए। और जब मैं हाई स्कूल पास करके इंटरमीडिएट शाहपुर से करना शुरू किया, तो यहाँ से साइकिल द्वारा 30-35 मिनट लगता था चल के जाने में। और हैंडल पर मैं पर्ची रखता था और लंबी रजिस्टर को फाड़ के एक पेज में 4-5 पर्चियाँ बनती थी। तो एक पर्ची में सामने भी पीछे भी करीब 35-36 शब्द आ जाते थे। तो जाते हुए बाएं हाथ के अंगूठे के नीचे वो पर्ची अंग्रेजी हिंदी की होती थी और याद करते जाता था, याद करते आता था जी। और उसको आके अपनी कॉपी में लिख लेता था। एतवार को उसको दोहरा तेरा लेता था। क्या बात है सर, क्या बात है। कहने के तात्पर्य आप संघर्ष करके बने, ये नहीं कि आपके पास बहुत बड़ा दिमाग है और आपने लगाया बन गया। इस तरह से किसी के पास दिमाग नहीं होता, सब संघर्ष करके ही आगे बढ़ते हैं, यह बात सिद्ध होती है। तो सर आईएएस बनने के लिए कितने वर्ष तैयारी किए सर आप? संघर्ष के बिना कोई भी चीज़ जिंदगी में किसी को नहीं मिलती जी। अगर कोई कहे कि भाग्यवश मुझे कोई चीज़ मिल रहा है तो वो गलत फहमी में रहता है जी। बिना संघर्ष किए कोई किसी को कुछ भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए संघर्ष कोई करे उसका फल जरूर मिलता है, मुझे भी मिला है। आईएएस की तैयारी में आप ये समझ लीजिए कि पहले मैंने अंग्रेजी को मजबूत किया जी। उसके बाद मैं 12वीं मतलब 11 पास करके समझिए 12वीं में जब पहुंचा तो एक
सामान्य ज्ञान की किताब खरीदा था। जी। उसमें से जो स्टैटिक, ये कह लीजिए जो बदलने वाला नहीं है, हाँ। तथ्यपरक सामान्य ज्ञान, जी। वो मैंने तैयार करना शुरू कर किया था। जैसे मान लीजिए कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, कौन सी किताब किस लेखक ने लिखी है, ये ऐसे ऐतिहासिक तथ्य हैं जो बदलते नहीं हैं। हाँ, जो अस्थाई जी के आपने तैयार किया। जो स्थाई है वो मैंने 12वीं से ही पढ़ना शुरू कर दिया था। और बीए पार्ट 1 में नाम लिखाने जब मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गया, तो आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि फॉर्म लिया मैंने यूनिवर्सिटी में नाम लिखाने के लिए, अभी फॉर्म जमा नहीं करवाया था, उसके पहले मैंने यूपीएससी का पाठ्यक्रम खरीदा था। क्या बात है, क्या बात है। बल्कि मेरे साथ चलने वाले एक सहपाठी ने व्यंग भी किया, मजाक भी किया कि अभी तो तुमने बीए में नाम भी नहीं लिखाया और आईएएस का सिलेबस खरीद रहे हो। क्या बात है, ये है आत्मविश्वास। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। तो पहली बार में ही आपका चयन हो गया। आपको बताया कि स्थायी सामान्य ज्ञान मैं पहले से पढ़ना शुरू कर दिया था। बीए करते हुए भी मैं हाँ। 2-3 घंटे लगाया करता था सामान्य ज्ञान पे, और अपने विषयों को मैं बड़ी गंभीरतापूर्वक पढ़ रहा था। उसी उद्देश्य से पढ़ रहा था कि आईएएस की परीक्षा में भी मुझे दर्शन शास्त्र पढ़ना है, आईएएस की परीक्षा में भी मुझे हिंदी साहित्य पढ़ना है। तो 10-12 घंटे बीए करने के बाद 10-12 घंटे लगातार पढ़ाई की गई, और बीए से ही, ये मान के चलिए बीए से ही आईएएस के लिए पढ़ना शुरू कर दिया था। इसीलिए पहले प्रयास में ही आईएएस एलाइन में हो गया था 86 में। उसमें 23 साल 2 महीने की उम्र थी। क्या बात। 23 साल 2 महीने। और फिर यह भी आपको जान खुशी होगी कि 2 साल में पढ़ा ही नहीं, क्योंकि ट्रेनिंग में था। फिर ग्वालियर मेरी पोस्टिंग हो गई आईएएस लाइन में। वो दोनों सालों में भी बिना पढ़े ही मेरा सिलेक्शन हुआ था। क्या बात है। और फिर मैंने 6 महीने की छुट्टी ली, दोबारा पढ़ा, और 1989 89 बैच का मैं आईएएस बना। क्या बात है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने जब सपना देखा तभी से तैयारी किया, इसलिए आप लगातार पढ़ते हुए बिना एक्स्ट्रा समय गंवाए आप आईएएस बन गए। बहुत अच्छा सर। अच्छा सर, जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनको राजनेता बनना चाहिए, अर्थात राजा देश की बागडोर संभालना चाहिए, कि अब वह बुद्धिजीवी जाता है, नौकर बन जाता है, आईएएस बन जाता है, उसे क्या करना चाहिए? आपको पता होगा कि ग्रीक दार्शनिक ने कहा था कि फिलोसफर्स मस्ट बी रूलर्स, फिलोसफर्स मस्ट बी रूलर्स, जी। और रूलर्स मस्ट हैव सम नॉलेज ऑफ फिलॉसफी। जी। कहने का मतलब देश को चलाने के लिए पढ़े लिखे और संस्कारी लोगों का आना बहुत जरूरी है। जी। और इसलिए आपका कहना सही है कि जो आप पूछ रहे हैं कि पढ़े लिखों को राजनीति में आना चाहिए या नौकर बनना चाहिए, तो पढ़े लिखों को राजनीति में ज़्यादा आना चाहिए, क्योंकि राजनीति का विषय बड़ा वास्ट है, बड़ा बृहद है, बहुत बड़ा है। तो बाकी नौकर साहब बनने के लिए अलग उसकी प्रक्रिया, अलग परीक्षा छोटे लोग हो जाएं उसमें। हाँ, उसमें जाएं। अगर जो पढ़ा लिखा वर्ग, बुद्धिजीवी वर्ग राजनीति में नहीं जाएगा, तब कौन से लोग राजनीति में जाएंगे? तब बिल्कुल स्पष्ट है, अनपढ़ जाएंगे, कोई क्रिमिनल जाएगा, कोई जिसका कोई विजन नहीं है, जो कोई सोचता नहीं है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए ही सिर्फ सोचता, ऐसे लोग राजनीति में जाएंगे। और आजकल बहुत सारा देखने को भी जगह जगह मिलता है। तो इसको बदलना चाहिए। पढ़े लिखे लोगों को, जो अपने अलावा, अपने परिवार के अलावा दूसरे लोगों के, समाज के बारे में, देश के बारे में सोचते हैं, उनको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीति में आना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और छात्रों को इससे बहुत लाभ मिलेगा। आपने बहुत अच्छा छात्रों को समझाया है किस तरह से आईएएस बना जाए। इसके लिए पुनः एक बार आपको कोटि कोटि धन्यवाद और नमस्कार सर। नमस्कार प्रताप, धन्यवाद।